नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम शर्मा और आज के इस वीडियो में हम उन सभी सवालों का जवाब देने का कोशिश करेंगे जो कि आप लोगों ने हमारे जो डिफरेंट वीडियोस हैं उनके ऊपर हमारे यूट्यूब चैनल पर डाले हैं। तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं सवाल और जवाब का ये सेशन। तो सबसे लेटेस्ट से हम लोग शुरू करते हैं। ये करीब 6 घंटा पहले सुदेश वर्मा जी ने ये डाला है कि एज 21 साल मेल लॉन्ग जंप करते हुए ACL में प्रॉब्लम आ गई थी, क्या करें? खड़े होने में डर लगता है और कहीं गिर ना जाए और रेडी करवा लिया है, आज ही हुआ है, तो डॉक्टर साहब क्या करें? तो सुभाष, जैसा कि आपके मैसेज से लगता है कि आपकी जो चोट है वो रिसेंट है और यदि रिसेंट चोट में जैसे आपने लिखा है कि गिरने का आपको डर लगता है, तो जैसा कि मैंने इस वीडियो में बहुत क्लियरली बताया है कि जब भी आपको चोट लगती है और आप दोबारा खड़े होने का कोशिश करते हैं और जोड़ में स्थिरता की कमी महसूस होती है, तो ये बहुत 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 ज़्यादा क्लियर साइन होता है एंटी क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी का। यदि इसके साथ में आपको सूजन भी आ रही है तो सबसे पहले आपको इसका जो इमीडिएट ट्रीटमेंट है, मतलब राइस प्रोटोकॉल से रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, इलिवेशन, उसका पालन करना चाहिए। आपको एक ब्रेस लगा के रखना चाहिए क्योंकि यदि लिगामेंट टूटा है तो बार बार आपको गिरने का संभावना होता है। और उसके बाद में आपको अपना जो भी नियरेस्ट डॉक्टर हैं उनको दिखा के इसका MRI का जांच करवाना चाहिए। एक बार जब ACL इंजरी का एक्सटेंट पता चलता है कि मतलब ACL का लिगामेंट कितना टूटा हुआ है, तो उसके हिसाब से फिर आगे का जो भी रास्ता होता है वो उसमें डिफाइन किया जाता है। अगला सवाल है अनीत सिंह का। अनीत सिंह ने ये जो स्टिफनी वाला वीडियो है इसके ऊपर इन्होंने सवाल पूछा है, सर मेरा घुटना जाम है, सही हो जाएगा? तो अनीत सिंह, जैसा कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि जब भी आप इस तरीके के सवाल हम लोगों से पूछते हैं तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें बताना चाहिए। आपको कब फ्रैक्चर हुआ था या किस कारण से आपका घुटना नहीं मुड़ रहा है, उसमें आपको इसका एक्सरे शेयर करना चाहिए। मोटा मोटा मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आपका जो बेसिक चीज़ पटेला का मोबिलिटी होना चाहिए, मतलब नी कैप की जो हड्डी होती है उसकी मोबिलिटी होना चाहिए। यदि हड्डियाँ आपस में चिपकी हुई नहीं है तो घुटना मुड़ने की संभावना आपके केस में होती है। दूसरा फैक्टर जो इसमें देखा जाता है कि कई बार एक्स्ट्रा आर्टिकुलर स्टिफनेस भी होती है, मतलब जैसे पूरा जांघ खोल के कई बार सर्जरी की जाती है, तो वो केस में ये देखा जाता है कि मांसपेशियां उससे चिपकी हुई हैं या नहीं है। कहने का मतलब ये है, इस सवाल का जवाब देने से पहले हम लोगों को बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। ये जो एक मास्टर वीडियो है स्टिफनी का, इसमें मैंने ये बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि जब भी आप हम लोगों को अप्रोच करें तो क्या क्या चीज़ें आप लोगों को हमको भेजना चाहिए। उस हिसाब से आप हम लोग को जो हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन है पूरे जानकारी भेजें तो डेफिनेटली विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड यू। अगला सवाल है स्टेटस टीवी कमेंटेड ऑन एंटी क्रूशिएट लिगामेंट वीडियो, सर मेरा फीमर का हड्डी टूट गई है और ऑपरेशन हो गया है। 3 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरा ACL टूट गया है और अभी घुटना 60 डिग्री ही मुड़ रहा है, ऑपरेशन अभी करवाऊं कि बाद में? तो स्टेटस टीवी जो कि आपने ये अपना हैंडल बना रखा है, देखिए बहुत सीधा सा बात है कि ACL का सर्जरी में जब भी अपन जाते हैं तो एटलीस्ट 90 डिग्री का नी बेंडिंग हमारे पास में होना ही होना चाहिए, क्योंकि जो नी बेंडिंग हम लोग को सर्जरी से पहले नहीं है तो सर्जरी के बाद में तो उसको अचीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आपके केस में 2 क्राइटेरिया, क्योंकि आपकी हड्डी टूटी और घुटना नहीं मुड़ रहा, तो 2 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। आपकी हड्डी में जुड़ाव पूरा होना चाहिए। दूसरा, जब भी हम ACL की सर्जरी में जाएंगे तो ये भी देखा जाएगा कि जिस जगह हम लोग को ACL का टनल बनाना है वहाँ पे किसी किस्म का कोई प्लेट, स्क्रू उसके आड़े आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये 2 चीज़ों का विचार हम लोगों को पहले करना पड़ेगा, हड्डी जुड़ी है या नहीं जुड़ी है, प्लेट का पोजीशन क्या है, और सबसे ज़रूरी बात, जब तक घुटना 90 डिग्री नहीं मुड़ता है आपको ACL का सर्जरी में आगे नहीं बढ़ना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। फिर सरोज जी ने लिखा है, वेरी वेरी थैंक यू, मुझे आपकी वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छा लगा, मैं अब डेली आपकी ही वीडियो के हिसाब से एक्सरसाइज करूंगी। सरोज जी, थैंक यू इस वीडियो को देख के ये कमेंट करने के लिए। और ये एक्सरसाइज हम लोगों ने एक जनरल पैटर्न बनाया, पर इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी एक्सरसाइज पैटर्न हर व्यक्ति के लिए स्टैंडर्ड नहीं होता। तो आपके घुटना नहीं मुड़ने का कारण क्या है, समस्या क्या है, आपके हड्डी में कितनी ताकत है, इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों को एक्सरसाइज के प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इस YouTube पे जो आपको नॉलेज मिलता है उसके साथ में जो भी आपके आसपास में क्वालिफाइड कोई फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं उनसे एक बार कनेक्ट करके आपको अपना एक रूटीन एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल निर्धारित करना चाहिए।
तो उससे उसमें किसी किस्म का गलती होने का संभावना लगभग ना के बराबर होता है। हाफिज रशीद ने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, 1 साल हो गए ऑपरेशन को, पटलर मोबिलाइजेशन थोड़ी है, क्या करें? स्टिफनी वाली वीडियो पे इन्होंने लिखा है। तो रशीद, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पटला का मोबिलाइज होना एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है घुटने का मुड़ने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं कि ये यदि पटेला की नी कैप की जो हड्डी है यदि ये चिपकी हुई है तो घुटना आपका मुड़ नहीं पाएगा। तो इसका जो मोबिलाइजेशन, इसका मूवमेंट होता है वो बहुत अधिक आवश्यक होता है। पहला तरीका फिजियोथेरेपी से, पटलर मोबिलाइजेशन का तरीका मैंने इस वीडियो में भी बताया है, बट एक प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छी तरीके से इसमें हेल्प आपको कर सकता है। आप उनसे सीख के कर सकते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। यदि फिर भी आपके पटला चिपकी है सारा फिजियोथेरेपी करने के बाद भी, तो इसका मतलब ये है कि आपके जॉइंट में रेशे बने हुए हैं, आपकी जो नी कैप की हड्डी है वो रेशों के द्वारा आपकी जो जांघ की हड्डी और पैर की हड्डी से चिपकी हुई है। वो केस में आपको आर्थ्रोस्कोपिक एडहेजियोलाइसिस का जरूरत पड़ेगा। तो पहला चीज फिजियोथेरेपी से नहीं होता तो दूरबीन के द्वारा सर्जरी करके उसका निवारण किया जा सकता है। पूनम देवी ने लिखा है, ये वीडियो है एसीएल में चोट लगने पर ये 5 गलतियां ना करें, उसके ऊपर इन्होंने लिखा है, डॉक्टर ने बताया है कि 15 दिन में अगर दर्द नहीं ठीक हुआ तो घुटनों में सुई लगेगा, क्या ये सही है? पूनम देवी जी, आपका सवाल बहुत ही अधूरा है, क्योंकि आपने ना तो बीमारी के बारे में बताया है, क्या बीमारी है, किस चीज के लिए सुई लगेगी। पर जितना मोटा मोटा मैं समझ पाता हूँ, जनरली जो जॉइंट में इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इंजेक्शन का मैंने अलग से वीडियो बनाया है। 3 तरह के इंजेक्शन होते हैं, स्टेरॉइड का इंजेक्शन, पीआरपी का इंजेक्शन या चिकनाट का इंजेक्शन। और तीनों तरह के जो इंजेक्शन होते हैं जब घुटने में चिकनाई की कमी होती है, मतलब जोड़ का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, वो केस के अंदर उनका ट्रायल दिया जा सकता है। तो आपके उस ऑस्टियोआर्थराइटिस का स्टेज क्या है? यदि एडवांस स्टेज में है तो इंजेक्शन काम नहीं करेंगे, शुरुआती स्टेज में है तो इंजेक्शन काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बीमारी का प्रकृति, उसकी स्टेज क्या है, वो जान के ही उसके बारे में हम बता सकते हैं। आपको और जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल के ऊपर जो इंजेक्शन के द्वारा घुटनों का इलाज का एक वीडियो है उसको देखें, तो आपको हर इंजेक्शन के प्लस माइनस क्या उनकी लिमिटेशन है वो बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। कृष्ण सैनी जी ने ये जो एक शॉट डाला था, हमारे एक पेशेंट है विनोद गुजर ने, उन्होंने लिखा है, वेरी नाइस डॉक्टर एंड पेशेंट विनोद गुजर। थैंक यू किशन सैनी जी, आपके जो शब्द होते हैं वो बहुत दिल को सुकून देते हैं। और ये विनोद गुजर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जब भी कोई सर्जरी की जाती है तो सर्जरी करना मेरे हिसाब से रिकवरी में सिर्फ एक 50% पार्ट होता है। रेस्ट ऑफ द 50% डिपेंड्स ऑन कि उस पेशेंट का विल पावर कितना स्ट्रांग है, कितने अच्छे तरीके से वो अपने फिजियोथेरेपिस्ट के या डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, किस तरीके से धीरे धीरे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाता है, किस तरीके से मेंटल स्ट्रेंथ बना के रखता है। तो इस शॉट को आप भी देखिए, मैं भी बहुत प्रभावित हुआ जब ये विनोद गुजर सर्जरी करवा के गए थे, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रिकवरी लेके आएंगे। इन्होंने हर चीज को तरीके से पालन किया और ये आज की तारीख में सारे काम अपने करने की स्थिति में है। अगला सवाल हार्ड रॉक टाइगर लिखते हैं, मेरी मम्मी को घुटने में बहुत दर्द रहता है, क्या करें? तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया, जैसे वो आपकी मदर हैं तो ज़्यादा संभावना इस बात की है, ओल्ड एज में जो घुटनों का दर्द होता है, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, घुटने का घिसावट होता है, वो उसका कारण हो सकता है। उसका निवारण घुटने की बीमारी की स्टेज को जान के किया जाएगा। यदि शुरुआती अवस्था में है तो कुछ गोली दवाइयाँ इंजेक्शन से इलाज हो सकता है। मॉडरेट में भी इंजेक्शंस का ट्राई किया जा सकता है, आर्थ्रोस्कोपिक डिब्राइडमेंट का ट्राई किया जा सकता है। पर मॉडरेट से सीवियर की तरफ जा रहा है, घुटनों में घिसावट अधिक है, उसके अंदर टेढ़ापन आना शुरू हो गया है, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट ही उसमें एकमात्र ऑप्शन होता है। तो सबसे मोटी मोटी बात इसमें यह है कि जब तक उसकी स्टेज नहीं जानते हैं, बीमारी की अवस्था क्या है, तब तक उस पर कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब ये उसके बाद में थोड़े से अजीब से कमेंट हैं। टीनू साची ने क्या किया है, लैल सैनजुगली ने, आइल ओ, अमन चौधरी ने लिखा है सो इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू अमन चौधरी। रोशनी भुजेल, आपने क्या लिखा है, थोड़ा समझना मुश्किल है। कई बार क्या होता है, चैनल पे लोग इतने अजीब से कमेंट करते हैं जो किसी के लिए यूजफुल होते नहीं है। राज गोस्वामी ने लिखा है, ये जो ACL सर्जरी के बाद में हमने क्या क्या फिजियोथेरेपी करनी चाहिए थी वो वीडियो बनाया हुआ, उसके ऊपर इन्होंने लिखा है, सर ACL सर्जरी के कितने दिन बाद स्टार्ट करनी चाहिए ये एक्सरसाइज? तो राज गोस्वामी, ACL सर्जरी के अगले दिन से ही एक्सरसाइज शुरू करवा दी जाती है, पर वो फेज में उसको बढ़ाया जाता है। ACL फेज 1, ACL फेज 2, ACL फेज 3। तो इसीलिए हम लोगों ने उसका डिटेल वीडियो बनाया हुआ है।
ऐसा नहीं होता है कि आप कोई भी एक्सरसाइज किसी भी समय कर लें, और ये एक मोटा मोटा प्रोटोकॉल होता है। बाकी एक्सरसाइज के लिए जाने से पहले मैंने आपको कितनी बार ये बोला है कि आपके फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि हर केस थोड़ा सा अलग होता है। आपकी हड्डी की क्वालिटी क्या है, आपका फिक्सेशन किस किस्म का है, ग्राफ्ट का उपयोग किया गया है, बहुत सारी चीज़ों से उसके अंदर वेरिएशन होता है। सर्जरी से पहले आपके घुटने की क्या स्थिति थी, मसल स्ट्रॉन्ग थी या नहीं थी, तो ये सारी चीज़ों के आधार पर ये निर्णय लिया जाता है कि किस तरीके से आगे फिजियोथेरेपी करना है। तो इसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं हो सकता। बाकी जहाँ तक आपका सवाल है कि कितने दिन बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए, इमीडिएटली नेक्स्ट डे से ही हम लोग फिजियोथेरेपी इसमें शुरू करवा देते हैं। सुनीता राठी जी ने लिखा है, सर मेरा लिगामेंट ACL क्रैक्स है, MRI में आया है और दर्द भी और स्वेलिंग भी है, और लिगामेंट डॉक्टर लक्ष्मी चंद से इलाज करवा रही हूँ, कोई आराम नहीं है, बस दवाई ले रही हूँ, आराम नहीं है, और आइस का सेक कर रही हूँ। मेरी एज 37 है, वेट 52 kg है, कोई चोटें भी नहीं लगी, प्लीज़ बताइए। तो सुनीता राठी जी, सबसे पहली बात, ACL क्रैक का कुछ ये कोई डायग्नोसिस नहीं होता है। प्रॉपर मेडिकल टर्म यूज़ करिए। ACL ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 कितना टूटा है, पार्शियल टूटा है कि पूरा टूटा है, उसके हिसाब से इलाज होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत क्लियरली बताया है कि किसी गोली दवाई से ACL हील नहीं होता, सिर्फ कोलेजन पेप्टाइड्स उसमें थोड़ा सा मदद करते हैं। बाकी ACL का इलाज हमेशा उसकी ग्रेड को जान के किया जाता है। यदि पूरा टूटा है तो ये गोली दवाई फिजियोथेरेपी आपकी मदद नहीं करेंगी। यदि पार्शियल टीयर है और घुटने का डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि इनके बातों से लग रहा है कि ये शायद कोई हाउसवाइफ होंगी, तो वो केस में एक फिजियोथेरेपी का ट्रायल दिया जा सकता है। फिजियोथेरेपी से घुटने के आसपास की जो मसल है उनको हम ताकत देने का कोशिश करते हैं, जिससे कि जो ACL में माइल्ड इंजरी है उसको हम लोग रिकवर कर पाएँ। तो मोटी मोटी बात, जब तक ACL के टीयर का एक्सटेंट पता नहीं चलता है, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल उसमें नहीं बनाया जा सकता है। जानिए क्या होती है इंटरनल ब्रेस फाइबर टेप की सच्चाई। इस वीडियो पे बनवारी सैनी जी ने लिखा है, वेरी नाइस, थैंक यू बनवारी। ये वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये था दोस्तों, क्या होता है कि फाइबर टेप को लेके बहुत सारे ऐसे मिथ हैं कि लोग हमारे पास में आते हैं, सर वो फलाने XYZ डॉक्टर साहब हमको 2 महीने में दौड़ा देंगे और फाइबर टेप लगा के। दोस्तों मैं बहुत क्लियरली बता चुका हूँ, जो कंपनी फाइबर टेप बनाती है वो तक ऐसे फॉल्स क्लेम नहीं करती है। फाइबर टेप का काम सिर्फ इतना होता है कि यदि आपको कभी री इंजरी हो तो फाइबर टेप इस तरह से उसको शील्ड करती है। मतलब पहले उसका प्रभाव फाइबर टेप पे आएगा और उसके बाद ग्राफ्ट पे आएगा। फाइबर टेप के कुछ एडवांटेज होते हैं, बट फिर भी उसके बारे में फॉल्स क्लेम हमको नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू बनवारी सैनी। सनवी टोकास ने लिखा है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ये जो ACL का मास्टर वीडियो उस पर लिखा है, थैंक यू। उर्मिला गुप्ता ने कुछ लिखा है, थैंक यू। गुंजन गुप्ता ने लिखा है, थैंक यू सो मच सर, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू गुंजन गुप्ता। क्रिस्टा ने लिखा है, सर अगर स्क्रू अंदर रहेगा तो फिर कभी MRI नहीं करा सकते क्या। बहुत ही अच्छा सवाल है क्रिस्टा। बहुत क्लियरली मैंने आप लोगों को बताया है कि स्क्रू 3 तरीके के होते हैं, स्टेनलेस स्टील के होते हैं, टाइटेनियम के होते हैं और बायो कंपोजिट होते हैं। बायो कंपोजिट सामान्य भाषा में अपने आप पिघलने वाले स्क्रू होते हैं। उस केस में आराम से MRI करवा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। टाइटेनियम के जो प्रॉपर स्क्रूज होते हैं उनमें भी MRI कराया जा सकता है। जहाँ पे स्टेनलेस स्टील का स्क्रू उपयोग किया जाता है वहाँ पे MRI कराने में कुछ प्रॉब्लम होती है। और अच्छी बात यह है कि आज के समय में बहुत ही रेयरली कोई स्टेनलेस स्टील का स्क्रू यूज़ करता होगा, क्योंकि टाइटेनियम के स्क्रू बहुत ही सर्वसुलभ हैं, आसानी से मिल जाते हैं, उनका कॉस्ट भी अब बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है। तो मेरे हिसाब से MRI कराने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि कौन सा इम्प्लांट आपके केस में लगा है। यदि टाइटेनियम लगा है और पिघलने वाला स्क्रू लगा है तो डेफिनेटली आप बिंदास अपना MRI करवा सकते हैं। प्रफुल्ल मेहता जी ने कुछ अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कैंपेन किया है इंजेक्शन थेरेपी वाले वीडियो पे, आगे चलते हैं। और नरेंद्र कुमार मीणा जी कहते हैं, सर मेरी माँ का कंधे का कंप्लीट टियर ऑफ लिगामेंट हो गया है। उनका 17 सितंबर 2000 को टेलीस्कोप से ऑपरेशन हुआ था जयपुर में, बट उनका हाथ अब तक सही नहीं हुआ है, ऊपर नहीं जा रहा है।
तो नंद कुमार, जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपकी सामान्य भाषा से, मतलब इनका रोटेटर कफ का टियर होता है। रोटेटर कफ एक कंधे का मांसपेशी होती है, जब पूरी तरह फट जाती है तो दूरबीन से उसका ऑपरेशन किया जाता है। परंतु क्या प्रॉब्लम होती है, यदि ऑपरेशन के समय पे वो मांसपेशी की स्थिति अच्छी नहीं है तो रिकवरी में कई बार सामान्य से ज़्यादा समय लगता है। 6 से 8 महीने का समय इसके लिए एक नॉर्मल टाइम होता है। मेरे विचार से अभी आपको सिर्फ अपनी एक अच्छी फिजियोथेरेपी पे फोकस करना चाहिए। प्राइमरी एम है कंधे में मूवमेंट आना चाहिए, मतलब कंधे अपना पूरा चले। दूसरा एम होता है कि धीरे धीरे कंधे में ताकत आए। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या डॉक्टर होते हैं वो ये एडवाइस करते हैं कि आप वेट लेके, मतलब एक आपने बॉटल ले लिया, फिर धीरे धीरे वेट लिया और हाथ को ताकत देने की आप एक्सरसाइज शुरू करें। तो मेरे विचार में आपको जो फिजियोथेरेपी है उसका भी पालन करना चाहिए। और फिर भी यदि कोई दिक्कत होती है तो फिर आप हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन जानते हैं 9587077444, उस पर अपना MRI भेज सकते हैं, हमारे पास में आ सकते हैं। तो जो हमसे मदद हो सकती है वो हम आपका करने का कोशिश करेंगे। शशिकांत ने लिखा है, सर प्लीज मेक वीडियो हाउ टू रिमूव स्क्रू फ्रॉम ACL एंड MCL। सो श्रीकांत, ये तो कोई बहुत मुश्किल काम होता नहीं है और इस पर वीडियो बनाने का कोई आवश्यकता भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है स्क्रू कौन सा डाला गया है, पिघलने वाला स्क्रू, उसको निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। MCL के अंदर जनरली मेटल के स्क्रू डाले जाते हैं, उनको भी निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ता। पर यदि किसी को वो चुभने लग जाते हैं तो सिंपल प्रोसेस होता है, सिर्फ स्क्रू की जगह आपको इंसिजन लगाना होता है और उसको स्क्रू को निकाला जा सकता है। तो ये कोई बहुत टेक्निकल डिमांडिंग ऐसा चीज़ नहीं होता जिसके ऊपर वीडियो बनाने का ज़रूरत हो। यदि किसी को स्क्रू दिक्कत करते हैं तो बहुत आसानी से उनको निकाला जा सकता है और बहुत लंबे समय तक ऐसा बेहोश भी करने की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ता है। अगला सवाल पूछा है उत्सव गुप्ता ने। उत्सव गुप्ता ने बोला है, डॉक्टर सर नॉक नी प्रॉब्लम है, कैसे ठीक करें। उत्सव, नॉक नी मतलब ये होता है कि घुटने का जो एंगल होता है वो बाहर की तरफ बढ़ा हुआ होता है और घुटने आपस में टकराने लग जाते हैं। बच्चों में बहुत कॉमन होता है, जहाँ रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है वहाँ पे कॉमन होता है, और भी कुछ बीमारियों की वजह से ही हो सकता है। तो सबसे पहले वो नॉक नी का एक्सटेंट क्या है, मतलब एंगल कितना है, उसके आधार पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। बच्चे का एज कितना है उसके आधार पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जहाँ पर ग्रोथ हो रही है, मतलब लंबाई बढ़ रही है, वहाँ पे कुछ क्लिप लगा दिए जाते हैं। मतलब मोटा मोटा आप बात समझिए कि जैसे वो बच्चे का घुटना इस तरीके से मुड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे अपन कि जैसे अपन जिस जगह से जिस तरफ वो ज़्यादा घूमा हुआ है उसको अपन रोकने के लिए वहाँ पे क्लिप लगा देते हैं, सर्जरी कर देते हैं, तो जिससे उस जगह का ग्रोथ कम हो जाता है और दूसरी जगह से वो नॉर्मल होता है, जिससे कि वो उसमें अलाइनमेंट प्रॉपर्ली आ जाता है। तो इसके लिए जो पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं वो बेस्ट डॉक्टर्स होते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए। जहाँ पे ग्रोइंग एज है, नॉक नी का प्रॉब्लम ज़्यादा है, एंगल बहुत अधिक है, वहाँ एक छोटा सर्जरी के द्वारा उसका समाधान किया जा सकता है। एक जो हम लोगों ने एक डब वीडियो बनाया था, दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ दिनों से, क्योंकि डिफरेंट, भारत एक इतना लंबा चौड़ा देश है और कई बार लैंग्वेज बैरियर्स आते हैं, तो कुछ समय से हम लोग पंजाबी, असमिया, बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, इवन अरेबिक में डिफरेंट जो वीडियोस हैं उनको डब करवा के डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए ही उसी वीडियो पे हमारे पंजाब के दर्शक हैं जोहल जी, उन्होंने कमेंट किया वाहेगुरु जी। तो जोहल जी, वाहेगुरु जी आपको भी, और धन्यवाद इस पंजाबी में वीडियो को देखने के लिए। साबिया मैगम, इन्होंने क्या लिखा है, साबिया मैगम वर्क्स एंड मशीन एम्ब्रॉयडरी वर्क्स कमेंटेड, थैंक यू सर। अच्छा, इनका ये टाइटल है, धन्यवाद आपको भी। ये इन्होंने जो ACL का फिजियोथेरेपी वाला। फिर रजनी डोके ने लिखा है फ़ोन नंबर चाहिए, स्टिफनी वाले वीडियो पे ने लिखा है। तो रजनी डोके, हर वीडियो में मैं हमेशा ये बहुत क्लियरली उसमें बीच बीच में ये नंबर आता रहता है 9587077444, जिस पे आप अपना डिटेल शेयर कर सकते हैं। पर क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो कई बार उनको रिस्पॉन्ड करने में टाइम लग जाता है, तो उस पर आप अपना डिटेल भेजिए। इस वीडियो में मैंने बताया है क्या क्या जानकारी भेजनी है, उसके आधार पर हम लोग आपको रिस्पॉन्ड करने का कोशिश करते हैं। शिवराज तंवर ने लिखा है जो एकता खाना रह गया उसकी भी जानकारी। शिवराज तंवर, मैं आपका सवाल नहीं समझा, थोड़ा सा आप दोबारा पूछें तो मैं शायद उसका जवाब दे पाऊंगा। अमित पांडे ने लिखा है ACL मास्टर वीडियो पे थैंक यू, वेलकम अमित जी। परमिस वर्मा ने लिखा है सर मेरे घुटने में साइड की तरफ कट कट की आवाज़ होती है, कशी कशी पेन भी होता है, एज 20 साल।
परमेश वर्मा, आपने ACL वाले वीडियो पे ये कमेंट डाला है, यदि घुटने में आवाज़ होती है और कट कट का आवाज़ होता है, दर्द रहता है, तो मेनिस्कस इंजरी मतलब घुटने का जो क्वेश्चन होता है उसके चोट की संभावना काफ़ी अधिक है। आपको यदि ये कंटिन्यू है तो डॉक्टर को दिखा के उसका MRI कराना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली चीज़ होती है, जब तक हम बीमारी की जड़ को नहीं पकड़ेंगे तब तक उसका प्रॉपर निवारण नहीं कर पाएंगे। तो मेरी सलाह आपको ये, आप MRI करवाइए। MRI आप हमारा WhatsApp हेल्पलाइन पे शेयर कर सकते हैं, या आपके जो भी लोकल नियर बाय ऑर्थोपेडिक सर्जन है उनको कनेक्ट करके उसका जो भी समाधान है वो आप ले सकते हैं। अताउर रहमान ने लिखा है, थैंक्स फॉर गिविंग फुल इंफॉर्मेशन अबाउट ACL। आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम लास्ट 30 years from the problem. Now I'm 64 years these days. I feel weakness in my knee, also movement and painful. तो अताउर रहमान 64 years में यदि आप 30 साल से ACL इंजरी से सफ़र हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो लक्षण आप बता रहे हैं आपकी एज के हिसाब से, और क्योंकि उसमें स्थिरता नहीं थी तो लगते लगते घिसावट होते होते आपके जोड़ में बहुत ज़्यादा घिसावट हो गई है। इस एज पे यदि वास्तव में इतना घिसावट है जितना आप बता रहे हैं, तो फिर ACL सर्जरी का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं होगा। तो सबसे पहला सवाल, घिसावट का स्टेज क्या है। यदि कार्टिलेज मतलब ये चिकनाई बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है, आपके केस में ये चिकनाई बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है, तो ये लिगामेंट को बनाने का कोई मतलब नहीं है। यदि ये चिकनाई इंटैक्ट है, मतलब जोड़ के अंदर घिसावट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो केस के अंदर ACL किया जा सकता है। बट 64 साल की एज में ACL करने से पहले हम जोड़ की जो हेल्थ होती है वो पूरा हेल्दी जोड़ है या नहीं है वो देख के ही इसमें आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इसका एक स्टैंडिंग एक्सरे कराना चाहिए। ध्यान रखिए, एक्सरे हमेशा खड़े होके होगा जब भी अपने को ऑस्टियोआर्थराइटिस या जोड़ की घिसावट को उसमें असेस करना है। गोपाल दास ने लिखा है, सर ACL इन्फेक्शन से क्या बोन इन्फेक्शन होता है? गोपाल दास, बिल्कुल हो सकता है। ACL इन्फेक्शन से बोन इन्फेक्शन हो सकता है, हालांकि उसके चांसेस कम होते हैं। यदि ACL इन्फेक्शन लंबा चल रहा है और हम लोग उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो फिर जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू होता है, मतलब जो मांस होता है, उससे वो हड्डी में भी जा सकता है, हालांकि उसके चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ऑपरेशन अपन ने हड्डी का नहीं किया है। और जब भी बहुत सीवियर इन्फेक्शन होता है तो कई बार हम लोगों को ACL का सब्सटेंस, जो भी हमने स्क्रू बटन डाले हैं, वो सब निकालने पड़ते हैं। तो ACL की सर्जरी में इतने भारी इम्प्लांट नहीं लगते हैं, तो बोन में इन्फेक्शन होने का संभावना बहुत कम होता है, बट डेफिनेटली कुछ परसेंट वो होता है। राम सिंह ने ये जो ऑस्टियोकॉन्ड्रल, राम सिंह ने लिखा है, सर नमस्कार जी, सर हमारी मादर पैर के घुटने की हड्डी बढ़ रही है सर, प्लीज़ रिप्लाई। राम सिंह, आपका सवाल मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया हूँ। आपने यदि मदर का लिखा है, तो ये जो मैंने वीडियो बनाया है, ये तो जो ट्यूबरोसिटी होती है, मतलब घुटने के नीचे की कई बार हड्डी में बहुत ज़्यादा उभार आ जाता है, वो तो बच्चों के लिए बनाया है। वो आपकी मदर की यदि घुटने की हड्डी बढ़ रही है तो उसका कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब घुटने का घिसावट हो सकता है। फिर एक ये जो अगला वीडियो है जिसमें हम लोगों ने बताया कि फोर्टिस हॉस्पिटल में जो हमारे स्पोर्ट्समैन सेंटर है उसमें आप क्या क्या सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, CGHS, ECHS, RGHS, और जो भी किसी को नहीं होती तो हम कुछ एक कैंपेन के थ्रू उनका मदद करने का कोशिश करते हैं। तो हमीर सिंह जी ने इस वीडियो पे लिखा है, सर घुटना जाम हो गया है, जानकारी दीजिए। हमीर सिंह जी, ऐसे 2 लाइन के सवाल से हम जानकारी नहीं दे पाएंगे। आप अपना एक्सरे शेयर करिए, आपकी क्या प्रॉब्लम है, घुटना जाम वाला वीडियो पूरा देखिए, उसका जो बीच का सेक्शन है उसमें मैंने बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि क्या क्या जानकारी हम लोगों को शेयर करनी है। अपने घुटने का वीडियो भी बना के भेजिए पटलर मोबिलाइजेशन का, तो हम प्रॉपरली उसको देख के जो भी हमारे से संभव होता है आपको मदद करने का कोशिश करेंगे। संतोष जायसवाल ने लिखा है, कम खर्च में कहाँ का ऑपरेशन करवाएं गद्दी फटने पर दूरबीन द्वारा? संतोष जी, आप की इच्छा है, आप जहाँ भी करवाना चाहें, पर मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि वास्तव में आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसके लिए कुछ हम लोगों ने समाधान निकाल रखे हैं, कुछ हमारे विशेष कैंपेन होते हैं, पर ध्यान रहे वो वास्तव में नीडी पेशेंट होना चाहिए। तो यदि आप वास्तव में नीडी हैं, आपको ज़रूरत है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कुछ हम लोगों ने कुछ चैरिटेबल रस्तों से ऐसे कैंपेन बनाए हुए हैं जिससे हम आपको मदद कर सकते हैं। तो आप अपना MRI जो हमारा WhatsApp हेल्पलाइन है 9587077444 पे शेयर करिए, और उसमें डेफिनेटली ये लिखिए कि मैंने इस बारे में आपको बोला है, तो मेरी टीम के जो सदस्य हैं वो आपको कनेक्ट करेंगे और आपसे जानकारी लेके आपको मदद करने का पूरा कोशिश करेंगे।
राजू ने कमेंट किया ACL टीयर एंड मेनिस्कस इंजरी की सर्जरी की कितनी पेमेंट लगेगी। लगभग वही सिमिलर सवाल है राजू। देखिए सर्जरी का पैकेज बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा इम्प्लांट उपयोग कर रहे हैं, क्या उसके इंडिकेशन है, मेनिस्कस के अंदर रिपेयर किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। तो इसका एक क्लियर ऐसे सिर्फ एक लाइन में जवाब देना मुश्किल है। इसका जवाब सिर्फ यही है कि आप अपना MRI हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे शेयर करिए, हमारी टीम आपको मदद करेगी। और जैसा मैंने पिछले सज्जन को भी बोला था कि यदि आपको वास्तव में दिक्कत है, आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो कुछ जो हमारे कैंपेन है उनके थ्रू हम आप लोग को मदद करने का कोशिश करेंगे। सवाल जवाब का ये सिलसिला, बट 2-3 सवाल और लेंगे हम लोग, अब उसके बाद में बंद करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा खिंच रहा है। ललित मुंडा ने लिखा है ये जो फास्ट बॉलर्स में एल्बो पेन होता है उस वीडियो पे उन्होंने लिखा है आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर सकते हैं। तो ललित मुंडा जी मैंने इस वीडियो में भी शेयर किया हुआ है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ 9587077444। ये हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन है स्पोर्ट्स मेड का। आप इस पे अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन भेज दिए, हम यदि कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो हम आपको मदद कर सकते हैं तो डेफिनेटली करने का कोशिश करेंगे। एंटीस AD ने लिखा है ACL में चोट लगने पर कभी ना करें 5 गलतियां, इस वीडियो पर लिखा है। सर इंडियन टॉयलेट यूज कर सकते हैं क्या? कंप्लीट ACL टीयर हुआ है, घुटने में मोड़ के बैठ सकते हैं या नहीं, प्लीज बताइए। एंटीस AD, सबसे पहले यदि आपका पूरा ACL टूटा हुआ है तो उसका इलाज कराइए। इसको पूरा मोड़ के बैठेंगे तो घुटने का गिरावट बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ऐसे आप कभी कभी उसको पूरा मोड़ सकते हैं, बट यदि आपका कंप्लीट ACL टीयर है तो पहली और बेसिक चीज़ है आपको उसका सर्जरी में 100% जाना पड़ेगा, उसका और कोई विकल्प नहीं होता है। खिवराज जारा ने लिखा है मेरा एल्बो 20 डिग्री का कोई सॉल्यूशन बताओ प्लीज। खिवराज जरा क्या कारण है उसका? यदि एल्बो का फ्रैक्चर है, हड्डियां आपस में चिपकी हुई हैं तो हड्डियों को रिलीज करना पड़ेगा। जॉइंट से रिलेटेड चीज़ है तो जॉइंट को रिलीज करना पड़ेगा। तो कृपया अपना पूरा बात बताएं तभी हम आपका मदद कर पाएंगे। सुरेश हिरानी जी ने लिखा है सुपर डॉक्टर सर, बहुत अच्छे और तसल्ली से पूरा एक्सप्लेन किया है, उसके लिए थैंक्स। सुरेश हिरानी थैंक यू। जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो ACL का मास्टर वीडियो है, करीब 40 मिनट का वीडियो है। मुझे कितने लोगों ने बोला कि भाई 40 मिनट का वीडियो कौन देखेगा, आप ये क्यों बनाते हैं। पर दोस्तों मेरे कितने पेशेंट आते हैं वो ये बोलते हैं कि सर हमने ये पूरा 40 मिनट का वीडियो 1-1 मिनट देखा है और इससे हम लोगों को बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए, तो इसीलिए वीडियो बनाया था और उसका उद्देश्य सफल हो रहा है, तो उसको देखने के लिए धन्यवाद। आखिरी सवाल लेता हूं अभी का। MV ने लिखा है, ये स्टेफनी वाले वीडियो पे लिखा है, अगर किसी का पटेला फ्री ना हो तो कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए। मिस्टर MV, पहले के वीडियो में भी मैं जवाब दे चुका हूँ। पटेला फ्री नहीं है तो पहली चीज़ पटेलर मोबिलाइजेशन करना चाहिए, वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली बताया हुआ है। फिजियोथेरेपिस्ट का मदद लीजिए उसके लिए। फिर भी यदि उसमें दिक्कत आती है, पटेला फ्री नहीं हो पाता, तो दूरबीन से उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, आर्थ्रोस्कोपिक एडिजियोलाइसिस, तभी उसका निवारण उसमें संभव हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने जो कुछ हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने डिफरेंट वीडियोस पे सवाल पूछे थे। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और सवाल लेने का कोशिश करेंगे और मैं इनकरेज करूंगा आप लोगों को कि कुछ फ्रूटफुल अच्छे सवाल डेफिनेटली आप इस पर डालें, क्योंकि मैं डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से उसको जवाब देने का कोशिश करूंगा, जिससे आपको और ऐसे दूसरे लोग जो इस तरह की तकलीफों से सफर कर रहे हैं उनको उसको समझने में मदद मिलेगी। व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर दोबारा बताता हूँ 9587077444। उस पर आप अपना MRI शेयर कर सकते हैं। मैसेजेस बहुत आते हैं, कई बार उनको रिस्पॉन्ड करने में थोड़े से दिन का समय लगता है, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, हम डेफिनेटली फिर भी उनका जवाब देने का कोशिश करेंगे। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू।